Hello dear students, over here we are going to start with our next question जो कि है assertion reason type। तो इन दिस assertion reason type क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। तो अगर हम जनरल ट्रेंड नोटिस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक जनरल ट्रेंड्स नोटिस करते हैं, ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। ऑलराइट, ये रहती है हमारी पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में ये इसका रहेगा अप और ये आ जाएगा डाउन। सिंपली ये रहेगा इसका लेफ्ट साइड और ये रहेगा राइट साइड। जब भी आप अप टू डाउन जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका रीज़न होता है कि जैसे आप अप टू डाउन जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एक एटम की एबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बिकॉज न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन फोर्स बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए काम करता है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दैट्स वाई क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा है साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड द एडिड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि जैसे ही आप अप टू डाउन जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो तो इंक्रीज करेगा ही, जो हमने यहाँ पे बात की, और उसके साथ जो भी ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स उसके ऊपर कम लगेगा। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहाँ पर साइज़ की बात चली है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चली है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑलराइट, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है लिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन से। जब आप 11th की सेकंड बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर पहला चैप्टर जो है वही रेडॉक्स रिएक्शन है, वहीं से इसको लिया गया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि देखो आपके पास है SnCl2 जिसकी रिएक्शन हो रही है 2FeCl3 से। रिएक्शन होने के बाद बन के आता है SnCl4 और साथ में बन के आता है 2 टाइम FeCl2। ऑलराइट, अब इसमें समझने की बात क्या है, इसमें समझने की बात है सबसे पहले कि आपको आइडेंटिफाई करना है इन मेटल्स को, ये दो जो मेटल यहाँ पे दी हुई हैं, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आयरन यहाँ पर +3 में है, ये यहाँ पर हो गया है +4 में, और ये हो गया है +2 में। लेट्स सी ओवर हियर व्हाट यू नोटिस्ड कि जो भी आपके पास ये बन के आया, लेट्स से यहाँ से यहाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग। और जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो दैट्स मीन उसका खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑलराइट, इसी तरीके से यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग। और जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है दैट्स मीन उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आ गया रिडक्शन। अब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता हो और वो दूसरे का क्या करता हो, रिडक्शन करता हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन ये अपने सामने वाले का क्या कर रहा है, इसका Fe का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। दैट्स वाई ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर ये दूसरा वाला जो होगा ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहलाएगा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इस तरीके से इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स से ऑप्शन क्या दिए हैं वो देख लेते हैं कि SnCl2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड FeCl3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि SnCl2 जो है वो खुद तो क्या हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन जो FeCl3 है वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो इसका तो खुद ब खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छे। और ये दूसरा वाला बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा वो ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला। जो हमने पहला ऑप्शन देखा यहाँ पे वही क्या है, हमारा ऑप्शन है। ऑलराइट, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कहा है इन्होंने कि व्हेन अ गैस इज इवॉल्व, जब कोई गैस इवॉल्व होती है टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली। देखो एडियाबेटिकली का टर्म आया, यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बात करने की कोशिश की है कि देखो भाई Q जो है इसका वो इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हीट का चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी हीट का चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर Q क्या हो गया, इसका 0 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं थ्रू अ फाइन होल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि एक हाई प्रेशर जोन से वो जो है लो प्रेशर जोन की तरफ जा रहा है। ठीक, ऑफ लो प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑफ द गैस होगा वो फॉल करेगा। इस चीज़ को आप कुछ ऐसा समझो, लेट्स से कि प्रोसेस है हमारी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक यानी कि नो चेंज ऑफ द हीट एनर्जी, यानी कि ना ही एनर्जी हीट वो जो है एब्जॉर्व करेगी और ना ही एक तरीके से क्या करेगी, हीट ना ही एब्जॉर्ब होगी और ना ही गेन होगी। तो दैट्स वाई डेल्टा Q तो यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन जो किसी भी टायर या किसी भी कंटेनर से जो कि बंद है, उससे जब कोई गैस निकलती है, जब कोई गैस निकलती है तो आपने देखा होगा कि जितने छोटे पोर से या जितने छोटे जगह से गैस निकलेगी, उस गैस जो वो गैस होती है वो एकदम कूल गैस होती है। ठीक है, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, टायर वगैरह किसी चीज़ से गैस निकलती है तो वो एकदम कूल होती है, क्योंकि वो जो गैस बाहर आ रही है उस गैस को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क करने की वजह से गैस की जो टेम्परेचर होता है वो फॉलो गिर जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर भी क्या हुआ, टेम्परेचर गिरा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, पहला वाला। दूसरा है वर्क इज़ डन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, यानी कि जो वर्क डन हुआ है, जो हमने अभी बात की थी कि वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, देन व्हाट वी कम टू नो कि इसका जो है पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। Now let's move to the next. In the next question, what you see, which of the following set of quantum numbers represents the lowest energy of an atom? यानी कि किसी भी क्वांटम नंबर के जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट किस्म होगी। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो लेट्स से जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो हमको एक चीज़ याद रखनी है कि एनर्जी की बात करता है हमारा नंबर n के हिसाब से। अगर किसी की एनर्जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका जो भी नंबर है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया है 4 वाला और बाकी सब 3 वाले दिए, दैट्स मीन ये तो ऑप्शन होने से रहा, 4 वाले की एनर्जी ज़्यादा है और 3 वाले की एनर्जी कम है। अब बात करते हैं हम n की, तो यहाँ पर भी n3 है, यहाँ पर भी n3 है, यहाँ पर भी n3 है, ये 4 था, दैट्स वाई हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरे की बात करते हैं, 3 के बाद आता है l, तो l का देखो यहाँ पर है 0, l बराबर 0, l बराबर 1 और l बराबर 1। तो देख लें आप, जब भी हम l की बात करते हैं तो l का मतलब होता है कि किसी की ऑर्बिटल का 0, 1, 2 यानी कि s, p, d, और अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो इसका मतलब f। अगर हम इन ऑर्बिटल में बात करें तो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी जो होगी, यानी कि लेसर एनर्जी जो है वो हमारी हमेशा होती है किसके केस में, अगर हम 3 के केस में बात कर रहे हैं तो वो s वाले की होगी। दैट्स मीन दूसरी कैटेगरी में ये क्वालिफाई हो गया, तो इसका मतलब ये तो फिर दोनों ख़त्म ही हो गए। ठीक, तो आगे और देख लेते हैं कि और कितना क्वालिफाई करेगा। उसके बाद m बराबर 0, तो ऑफकोर्स s ऑर्बिटल जो होती है, s ऑर्बिटल सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, तो लेट्स से ये बात कर रहे हैं 3s की, तो इसका m बराबर क्या होगा,
0 और पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, तो वो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस हाफ। तो दैट्स मीन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो यही है। आप एलिमिनेशन की टेक्निक यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को बड़ी आसानी से ही निकाल सकते हो। जस्ट यू नीड कि आपको इसके बारे में थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया है, उन्होंने ओजोनोलाइसिस कराया है। ओजोनोलाइसिस, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस के बाद पहले स्टेप में ओजोनोलाइसिस करवाएंगे और दूसरे स्टेप में क्या कराया है इन्होंने, वो हाइड्रोलाइसिस कराया है। ठीक, ये प्रोसेस इसके कंबाइन ही चलते हैं। लेट्स से लुक एट इट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 देन CH3। जब इसका आप ओजोनोलाइसिस कराते हो तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये टूटेगा और एक बॉन्ड ये टूटेगा, कुछ इस तरीके से टूटेगा। तो ये आएगा CH3C, यहाँ पर आया O और ये आ जाएगा आपका अगला C। इसके बीच में अभी एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ये और ये आ जाएगा CH2 और CH3। ऑलराइट, इस तरीके से हमारे पास एक ओजोनाइड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ओजोनाइड बना है। अब क्या करवाएंगे, अब करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाते वक्त जैसे आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एक बॉन्ड टूटेगा इधर और एक बॉन्ड टूटेगा इधर, और साथ में इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद OH ऐड हो जाता है। ठीक, तो लंबी रिएक्शन हो जाएगी, बट स्टिल यू रिमेंबर कि यहाँ पर ये वाला C और एक ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और एक OH ऐड हो जाएगा, किससे, हाइड्रोलाइसिस की वजह से। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये आएगा CH3 C H2 और देन ये सा वाला कार्बन है यहाँ पर, ठीक, और एक इससे क्या होगा, OH ऐड हो जाएगा, जो कि बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से हुआ है। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो बन गया मेरे पास, इसको मैं बोलूँगा एथेनोइक एसिड, नोइक एसिड, और दूसरे वाले को बोलूँगा मैं प्रोपानोइक एसिड। ठीक, अब यही हम ऑप्शन में देख लेते हैं। इसमें दिया है यहाँ पर इन्होंने एथेनल और यहाँ पे दिया है प्रोपेनल, तो ये तो बनना ही से रहा था, क्योंकि एथेनल और प्रोपेनल तब बनते हैं जब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड होना चाहिए था। लेकिन डबल बॉन्ड की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है इन लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट्स वाई ये तो बनेंगे। फिर अगला दिया है उन्होंने, एक तरफ दिया है एथेनोइक एसिड और दूसरी तरफ दे रखा है यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कि ये जो रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा एसीटोन, तो दैट्स वाई ये भी गलत हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कार्बन जो है वो सेकेंडरी जैसे दिया है, उसकी जगह टर्शरी कार्बन होता, वो कि पॉसिबल नहीं है। अगला है एथेनोइक एसिड और फिर यहाँ पे दिया है ये प्रोपेनोइक एसिड, ये सा वाला प्रोपेनोइक एसिड, तो दैट्स वाई हमारा ये ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वी ऑल्सो डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन डिटेल, तो वो फर्दर हम वीडियो में बात कर लेंगे। ओके, now here what it is saying, let's say कि it is saying कि aniline on reaction with HNO3 NO2 HCl at 0 डिग्री सेंटीग्रेड कपलिंग रिएक्शन करती है, बीटा नेफ्थलून gives a orange red precipitate। एग्जैक्टली जब आप रिएक्शन करवाओगे इसकी एनिलीन की आप रिएक्शन करवाते हो लेस से NaNO2 प्लस HCl, तो जैसे रिएक्शन होती है उसके बाद आपके पास बनता है डायजोनियम सॉल्ट, जिसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ऑलराइट। और इसकी अगर हम रिएक्शन करवा दें बीटा नेफ्थॉल से, तो बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन करवाने के बाद हमको हमेशा ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, इट इज़ ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला है द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द एनिलीन विद NaNO2 HCl at 0 डिग्री फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेफ्थोल इज ड्यू टू द एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है
उसके बनने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो इट इज़ ट्रू, जो कंजुगेशन है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, दैट्स वाई वहाँ पर फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर क्या है, बोथ द असर्शन एंड द रीजंस आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन और इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। इसका मोस्टली कभी कभी क्या होता है, इसका यूज़ भी किया जाता है टेस्ट के लिए। ठीक, बाकी फॉर्मेशन ऑफ डाई तो ये एक एग्जाम्पल है ही। नाउ वी आर हियर, in this question what we see, which of the following compound will be suitable for the Zeldal method for the nitrogen estimation। जब भी हम जेल्डाल मेथड की बात करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ों का याद रखना है। ठीक, जेल्डाल मेथड के केस में जो आपको मेन रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड, जेल्डाल मेथड इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर अगर नाइट्रो ग्रुप हो, डाईएजो ग्रुप हो, या फिर एजो ग्रुप ही हो कहीं पर, या फिर रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो, रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो, रिंग के अंदर, अंडर या फिर इनसाइड द रिंग नाइट्रोजन होती है, उन सभी केसेस के अंदर यू विल फाइंड आउट कि जेलदार मेथड से तुम इस चीज़ का पता लगा ही नहीं सकते कि इसके अंदर नाइट्रोजन है या नहीं है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, देन वी गो थ्रू अनअदर मेथड, और इसके प्लेस पर अगर इसमें कौन कौन से कंपाउंड है तो देखें ये रिंग के अंदर आ गया, दैट्स वाई ये ऑप्शन नहीं होगा। ये नाइट्रो ग्रुप है और वी सेड कि नाइट्रो ग्रुप वालों में तो हो ही नहीं सकता, तो दैट्स वाई ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है डायजोनियम सॉल्ट। तो हमने बात की डाईएजा की, अगर केस कर रहे हैं तो डाईएजा में भी नहीं होगा, तो हम बचते हैं यहाँ पर सिर्फ एनिलीन के साथ, दैट्स वाई इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ते होंगे चैप्टर जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर इसको डिटेल में बताया गया है और वहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि कौन कौन से कंपाउंड जेल्डाल वाली रिएक्शन नहीं देते, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस पूरे हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिनॉल वाले चैप्टर से, यानी कि अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल वाला चैप्टर जो है वहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि फिनॉल अंडरगोज कॉल्वे रिएक्शंस वेयर इज एथेनॉल डज नॉट। इट इज़ ट्रू, फिनॉल अंडरगोज कॉल्वे रिएक्शन। लेट्स से ये मेरे पास रही फिनॉल, ठीक, ये हमारे पास फिनॉल, ये लगा है इसके पास OH। अब कॉल्वे रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, और जैसे ही तुम रिएक्शन करवाओगे NaOH से तो हम जानते हैं ये एसिड है और ये NaOH क्या है, बेस। रिएक्शन होगी, यहाँ पे बन जाएगा ONA, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, और साथ में यहाँ पे जो निकलने वाली चीज़ है वो है वाटर, क्योंकि ये क्लियर एसिड बेस रिएक्शन है। अब क्या होता है, हम रिएक्शन करवाते हैं CO2 से, CO2 की स्ट्रक्चर कैसी है, CO2 की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। ठीक है, ये रहा मेरा डबल बॉन्ड, ये रहा मेरा डबल बॉन्ड, और इट विल अटैक हियर। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड किधर टूट जाएगा, इसे टूट जाएगा, और मेरे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा, कुछ इस तरीके से, यूं।
इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन होता है वो ये आ गया, ये गया मेरा कुछ ऐसा। ओके, लेट मी मेक इट कुछ ऐसा। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बाद जो ये बॉन्ड टूटा है उसके अंदर क्या हुई है, एरोमेटिसिटी लॉस। ये इस स्टेप में होती है इसकी एरोमेटिसिटी लॉस। और जब भी एरोमेटिसिटी लॉस होगी, याद रखना है एरोमेटिसिटी लॉस होने का मतलब ही होता है कि उसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि रिएक्शन यहाँ पर है एंडोथर्मिक। यहाँ से भी एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया है, और जेई में सबसे पहले आया था जेई में क्वेश्चन, उसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था नीट के अंदर। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर जो दूसरी चीज़, बिकॉज एरोमेटिसिटी क्या करती है, कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर दोबारा से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रीज़न डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन का क्या है, तो रीज़न डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन का ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पर जब तुम देखोगे तो एरोमेटिसिटी दोबारा से क्या होगी, गेन होगी। तो इस स्टेप में होती है फिर से एरोमेटिसिटी गेन। और जब भी एरोमेटिसिटी गेन होती है तो एनर्जी बाहर निकलेगी, दैट्स मीन ये स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मैं इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में वीडियो बना लूँगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर था हमारा Na, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो दोबारा से एरोमेटिसिटी क्या हो गई, गेन हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे। अब क्या करा देंगे हम, अब हम करा देंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कंपाउंड बन के आता है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, प्रोडक्ट में जो तुम्हारा सोडियम लगा था अब उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें इस तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा COOH, ठीक है। ये बन के आया है हमारा सैलिसाइलिक एसिड, डन। सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं इसको, ये बन के आता है, ठीक है। स्टेप नंबर टू देख लो कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन इथॉक्साइड आयन। देखिए किसी चीज़ की जो एसिडिटी या बेसिसिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करें तो इसका जो बेसिक नेचर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी फास्टली हाइड्रोजन आयन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें फिनॉक्साइड आयन की, तो फिनॉक्साइड आयन के केस में हमेशा क्या है कि फिनॉक्साइड आयन जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और दैट इज़ ड्यू टू रिजोनेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके ऊपर वो क्या करते हैं, रिजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे एक मेन चीज़, मेन मकसद जो है वही स्टेबिलिटी है, तो इन दैट केस ड्यू टू रिजोनेंस द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन फिनॉक्साइड आयन गेट बिजी इन कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो यूज़ होते हैं हाइड्रोजन गेन करने के लिए, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, वो यहाँ पर आप क्या पाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास ना होकर यूज़ हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यूज़ हो गए हैं, दैट्स वाई ये तो एक बेस की तरह बिहेव करने से रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, अगर ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो फिनॉक्साइड की बात करें या फिनॉक्साइड आयन के ऊपर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा लिख कर बताता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी हो जाए चीज़ों को और क्लियरली समझने में। डन। तो जैसे सपोज करो हम यहीं पे बात करने वाले थे कि अगर लेट्स से यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन होता तो फिनॉक्साइड आयन के केस में क्या रिजल्ट हमको मिलते। लेट्स से ये रहा मेरा फिनॉक्साइड आयन,
ऑल राइट, ये है फिनॉक्साइड। अब होगा क्या, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर, और व्हाट वी नोटिस कि इस के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये रहा डबल बॉन्ड, एंड देन अगेन ये इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर। इन सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, और अगेन व्हाट विल हैपन, these electron will go there and these will here, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और अगेन द सेम प्रोसेस विल रिपीट एंड वी नोटिस कि हमारे पास इसी तरीके की बेंजीन दोबारा से रिपीट हो जाएगी। अब नोटिस करने की बात क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस the phenoxide ion becomes more stable but less basic। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं इथॉक्साइड आयन की, जो क्या है, ये है C2H5O नेगेटिव, अगर हम इसकी बात करें इथॉक्साइड आयन की, तो इथॉक्साइड आयन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कोई भी रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और ड्यू टू लैक ऑफ रिजोनेंस, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फिनॉक्साइड से, तो ड्यू टू लैक ऑफ रिजोनेंस व्हाट यू विल नोटिस कि इट इज लीस्ट स्टेबल देन फिनॉक्साइड बट मोर बेसिक देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक, तो हमेशा आप देखेंगे कि फिनॉक्साइड हमेशा अपने आयनिक फॉर्म में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में आने की वजह से इसके पास जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है वो कम हो जाता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर इथॉक्साइड आयन की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, दैट्स वाई इसको खुद अपने आप को न्यूट्रल करना पड़ेगा। यहाँ पर चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक, जो डिस्पर्स हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल पे, लेकिन यहाँ पर चार्ज को डिस्पर्स करने की कोई जगह नहीं है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एक लुईस बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। Okay, now we are to next question. In this question there is given statement number 1, what it is saying कि H3PO3 is a dibasic acid, H3PO3। ओके, इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, थ्री है ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड में के साथ एक ऑक्सीजन पक्का आती है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा, ये साला नहीं निकल सकता, तो इसको बोलेंगे हम डाइबेसिक, ठीक है। ये नहीं निकल पाता है क्योंकि ये डायरेक्ट पी से जुड़ा है, जो जो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे वही क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम डाइबेसिक। अगला है H3PO4, तो P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ये आ गई, एक ऑक्सीजन ये आ गई और एक ऑक्सीजन ये आ गई, ऑलराइट। तो कितने हो गए, 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा ट्राइबेसिक, क्योंकि ये सब के सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो ये एसिड हो गया ट्राइबेसिक। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये डाइबेसिक है, ठीक है, ये ट्राइबेसिक एसिड है, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला बोल रहे हैं कि बोथ H3PO3 एंड H3PO4 आर रिड्यूसिंग एजेंट,
यानी कि दोनों के दोनों जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब तुम किसी भी चीज़ की रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग पावर या ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूं इसकी इसके अंदर जो बीच वाला सेंट्रल एलिमेंट है उसकी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा देखना होता है। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जैसे तुमको पता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और दो बॉन्ड ये हो गए, तो यानी कि निगेटिव का हो गया 4, और ये हाइड्रोजन वाले का एक निकाल दो तो +1 कम्स आउट टू बी, हमारा क्लियर यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है -3। -3 का अपोजिट होता है +3, यानी कि फॉस्फोरस के ऊपर क्या चार्ज जो होगा वो होगा +3। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आ गए तुम्हारे माइनस के, क्योंकि चारों तरफ से निगेटिवली चार्ज चीज़ें घेरे हुई हैं। अब जब ये घेरे होंगी -5 का उल्टा क्या हो जाएगा +5, यानी कि ये तो हो गया मेरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +5 ही होती है, यानी कि अगर ये +5 है तो ये यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिए हुए है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको रिड्यूसिंग एजेंट तो बोल नहीं सकते, तो ये तो नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर अगर यहाँ पर बात ही हो रही है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑफकोर्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा तो ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है और ख़ुद और फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अब इसकी फर्दर ऑक्सीडाइज होके ऑफकोर्स 4 या 5 या जहाँ पर भी पहुँचाए तो ये ऑक्सीडाइज खुद हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला स्टेटमेंट क्लियरली यहाँ पर गलत है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। दैट्स मीन ये इसका ऑप्शन जो होगा सेकंड वाला हो जाएगा। तुम इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि असर्शन में बोला है बिनाइलिक हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला तो वो बिनाइलिक है। बिनाइलिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने जैसे Br लिख देते हैं। अब ये जो है इसको बोलते हैं बिनाइलिक ग्रुप। ऑलराइट, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ, जैसे यहाँ पे मैं इस कंडीशन में इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे व्हाट विल यू फाइंड कि इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल देखें ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये खुद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बैठा है, यानी कि एक तरीके से ये भी मोर इलेक्ट्रॉन रखने वाला है, तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है ये भी। अब दो चीज़ें जो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, अगर वो एक दूसरे के पास आई तो यहाँ पर एक दूसरे का क्या होगा, रिपल्शन होगा, ना कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर तो एडिशन रिएक्शन ही हो सकती है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ऐसी कोई ख़ास पोलरिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड के होते ही इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और ब्रोमीन या क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उसके लगभग थोड़ी सी आगे पीछे होती है। दैट्स वाई इस वजह से क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट तुम यहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक, इस स्टेटमेंट के अंदर भी यू विल फाइंड कि ये स्टेटमेंट भी गलत ही है, क्योंकि पोलरिटी का कोई ऐसा ख़ास बात नहीं नज़र आती हैलोजन के और कार्बन बॉन्ड के बीच में, जिससे उसकी रिएक्टिविटी पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। ठीक, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, पहली बार हुआ है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू, गलत। आगे इफ़ द असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न फॉल्स, दैट्स मीन ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा यहाँ पर।
Okay. Now here choose the correct paired gaseous cation and its magnetic spin moment in Bohr magneton. यानी कि किसका करेक्ट लिखा हुआ है ये बताना है बस, किस वाले का कितना होगा। ठीक, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और इसके लिए बोर मैग्नेटोन में लगाने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला है ये। ठीक, यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। ठीक, अब बात करते हैं हम टाइटेनियम की पहले, फिर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव। ऑलराइट, अगर हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम पहले लिख सकेंगे यहाँ पर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर ऐड हो गया, फिर आएगा 3d2 और 4s0, यानी कि इसकी जो d ऑर्बिटल है उसी के अंदर हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी कि n की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई। ऑलराइट, वी डू द कैलकुलेशन लेटर, बट इससे पहले हम समझ लेते हैं। फिर आता है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और यहाँ पे लिखेंगे हम 3d, क्रोमियम में होता है 4 और 4s0, यानी कि इस वाली ऑर्बिटल के अंदर व्हेन यू नोटिस 1 2 3 4, यानी कि n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोबाल्ट की। कोबाल्ट दे रखा है 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और 3d6 4s0, यानी कि अगर हमने ये d ऑर्बिटल बनाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो आ गए इसके पास भी 4। अब बात करते हैं हम डी वाले की, यानी कि Mn की। Mn 2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3d, आर्गन को हमने इंक्लूड कर लिया है, 3d5 और 4s0, यानी कि जो इसकी d ऑर्बिटल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो आएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड हैं कम्प्लीटली। अब क्या करना है तुमको, लेट्स से इसकी कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। तो म्यू बराबर रूट n की जगह 2, 2 + 2 तो खुद ही 4 हो जाएगा। और अगर हम देखें 4 की वैल्यू करेंगे तो 2 × 4 कम्स आउट टू बी √8। ठीक है, √8 वैल्यू आ गई। अगर हम 8 को देखते हैं तो इसका आंसर होगा अराउंड 2√2, यानी कि ये जो आंसर दिया है इसके अंदर ये आंसर तो नहीं है, तो दैट्स वाई ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर को यहाँ पर आपको देखने खुद ही मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जिसमें इन्होंने बोला है 4। तो यहाँ पर है इसका 4 + 2 यानी कि 6, तो यहाँ पर आएगा आपका 4 और इस जगह पर आप जब देखोगे इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6। 4 × 6 24, 4 × 6 हो गया 24। जैसे होता है अगर हम देखें 5 × 5 होता है 25, लेकिन ये 24 है, तो पहली चीज़ 5 × 5 होता है 25 रूट के अंदर वैल्यू। लेकिन अगर हम इसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे, अगर मैं मेथड यूज़ करूँ तो अराउंड 24 के लिए जो आएगा वो आएगा 4.9, यानी कि इसका 4.9 के अराउंड ही होगा, 8 9 नहीं 9 ही होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बोर मैग्नेटॉन ऑफ कोर्स। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए और ये ही करेक्ट है भी। Mn में 5 है तो दैट्स मीन ये तो यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी 4 था तो 4 के लिए फिर ये होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, इन दिस क्वेश्चन
हम डिस्कस करने वाले हैं किसी एसिड के बारे में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जो हमारे पास 4 एसिड दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है चारों के चारों, इनका एक आप एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट कीजिए, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका एसिडिक करेक्टर होगा, इस बात को यहाँ पर आपको बताना है। लेट्स डिस्कस। लेकिन एसिडिटी को जानने से पहले समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, आपको वो समझ लेना चाहिए। एसिडिटी जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हमको बात करनी है कि कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि फर्स्टली ट्राई ऑलवेज टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस कंडीशन में बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ मिलेगा, दैट इज़ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर किसी के पास, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है फिलहाल, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बन जाते हैं, 1 2 3, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन फिर इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर इन्होंने लास्ट में दिखा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, तो दूसरे की जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमारा अगला आता है वो आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन कहाँ पर, यानी कि फोर्थ वाला कितनी जगह पर है, तो ये हो गया मेरा थर्ड, ये हो गया मेरा थर्ड ये दिखा रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर लेफ्ट विद दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी वाला आ जाएगा, क्योंकि देखिए फिर फोर्थ वाला कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, फिर सेकंड वाला जिसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, फिर लास्ट में आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट्स वाई इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक बार और समझ लेना, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऑलराइट, इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आंसर। उन्होंने बोला क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस मच सोल्यूशन, यानी कि जिसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है 0.007 मोलर, राइट। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक, जिसकी इन्होंने जो मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, एक तरीके से ये मोलरिटी आ गई, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है इन्होंने 150 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक। और जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो दे रखी है 500 ओम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि इसके सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को बता दो डिसोसिएशन कांस्टेंट की, ऑफ एन एसिड एट अ गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जो कि टेम्परेचर गिवन है, ठीक। तो उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ पे बात चल रही है HF की, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बात की है, ये दोनों डेटा इन्होंने दे रखी हैं पहले से। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा क्या होता है इसका, अल्फ़ा इक्वल टू रहेगा मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस है 150, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है 500, तो 0 से 0 कट गया, फिर 5 से काटेंगे 10 टाइम और ये आ जाएगा 3 टाइम, यानी कि आपके पास टोटल 0.3 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। अब हाइड्रोफ्लोराइड है तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा, और यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, ये देगा H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, ऑलराइट, ये बन के आया। अगर मैंने इसको मान लिया स्टार्टिंग में लेस से 1, या लेस से हम इसकी कंसंट्रेशन को मानते हैं C, तो ये 0 0, लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगा एंड टाइम T पर पहुँचेगा तो ये C माइनस C अल्फ़ा हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा सी अल्फ़ा और ये भी हो जाएगा सी अल्फ़ा। ठीक है, तो इन सच कंडीशन अगर हम इस रूल को लगाते हैं तो मेरे पास जो k की वैल्यू आएगी उसमें मैं ऊपर लिखूँगा h पॉजिटिव, नीचे लिखूँगा f निगेटिव और यहाँ पे लिखूँगा मैं hf कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब नाउ वी पुट द वैल्यू, तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो सी अल्फ़ा डॉट सी अल्फ़ा है और नीचे जो आ रही है सी माइनस सी अल्फ़ा है। इन वैल्यू को हम और ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर सी क्या होगा, सी अल्फ़ा डॉट सी अल्फ़ा में से यहाँ पर सी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा सी माइनस अल्फ़ा। तो इस वाली सी से हम इस वाली सी को काट देंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो आया के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। लेट्स से पुट द वैल्यू, जैसा हम जानते हैं कंसंट्रेशन की वैल्यू थी 0.007 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है 0.3 इंटू 0.3। इसी तरीके से 1 माइनस 0.3 आ जाएगा नीचे। पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू को पुट करते हो यू विल फाइंड आउट कि यू हैव आंसर 0.007 इंटू 0.09 then divide by 0.7। ऑलराइट, 0.7, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 0.007 इंटू 0.09 जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पर आया 0.7। ऑलराइट, लेट्स से इस 7 के इस पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि हमने इसको 7 बना दिया, 0.7 इंटू 0.09 इंटू इसकी जगह पे ले लेंगे हमने इसको 2 स्टेप आगे बढ़ाया है तो हम क्या करेंगे -2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.7, 0.7 से 0.7 कट गया तो आंसर क्या आएगा 9.0 इंटू 10 की पावर -4। लेट्स से इसका आंसर देखें आप, क्वेश्चन में कहाँ पर दिया है 10 की पावर -4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल जाएगा जो कि बड़ी आसानी से निकाला जा सकता था। इफ़ यू डिड दिस देन वेल एंड गुड, आपने बहुत बेहतर तरीके से आंसर निकाल लिया था अगर आपने कोशिश की तब। नाउ वी आर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें बोला है कि एडिशन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल, अगर हम बात करेंगे तो एथाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो ऑफ कोर्स ये क्या है नॉन वोलेटाइल। टू वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर हैंस यूज्ड एज एंटी फ्रीज। एक्चुअली इसी एथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिलाने के बाद इसका यूज़ किया जाता है जो कार्स वगैरह होती हैं ठंडे इलाकों में उनके इंजन को जमने से बचाने के लिए। ठीक, तो ऑफ कोर्स ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला है एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू वाटर लोअर्स इस टेम्परेचर टू फ्रीजिंग पॉइंट। नो वे, ये गलत है। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट तक के लिए तो नहीं लेके जा सकता, सिर्फ उसके जो उसका टेम्परेचर होगा उसको क्या करेगा कम कर देगा। ठीक, इट इज़ द करेक्ट। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम देखें इफ़ द पहला ऑप्शन अगर हम देखें इफ़ बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट, तो नो, ये जो है इनकरेक्ट है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो इफ़ द बोथ द असर्शन एंड रीज़न, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर इफ़ द असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, ये क्या होता है यहाँ पर सही आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है ये सा वाला ठीक रहेगा, जो हमारा चैप्टर नंबर सोल्यूशन और सोल्यूशन चैप्टर के अंदर इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। ऑलराइट, it is done. Now we are moving to the next question and the next question comes from the matching। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो कि क्वेश्चन है हमारा, लेट्स से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये विटामिन से लिया गया है और विटामिन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड होता है, सबसे पहले आप उसे चूज़ करें जो आपको ये बताए
कि कौन सा ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। ओके, नाउ रीड इट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ये सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव है और इसका ऑप्शन होता है स्कर्बी, यानी इसका भी मतलब जो मसूड़े सूज जाते हैं और उनसे पस निकलने लगता है या खून निकलने लगता है, उसी को स्कर्बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो डी में ये रहा थर्ड, ये तो गलत हो गया। तो ये सेकंड वाले तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि उनको भी पता है कि हाँ बच्चे को ये तो आता ही होगा। ठीक है, अगर हम उसके बाद दूसरा देखते हैं तो दूसरे की बात होती है थायमीन, बी वाला थायमीन। और जो बी वाला थायमीन है इसकी वजह से होता है बेरी बेरी। ठीक है, तो थायमीन यानी कि B1 की बात चल रही है जिसकी वजह से होता है बेरी बेरी। ये ऑप्शन आ गया आपका फर्स्ट वाला, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ये फोर्थ नहीं हो सकता, ये भी फोर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ तो हमारे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो फिर हम जाके इसके साथ रहे हैं, बी वाले के साथ जा रहे हैं। तो इसका एक ही अगर बात करें ये राइबोफ्लोविन, तो राइबोफ्लोविन जो होता है वो जाता है हमेशा सिलियोसिस के साथ। ठीक है, और इसी तरह पेरिडॉक्सिम जो होता है ये हमेशा कॉन्वोल्यूशन के साथ आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी वाला करेक्ट है क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है। ऑलराइट, यहाँ पे बात करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जब तुम पढ़ोगे इसमें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर अगर आप बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो याद रखना लिंकेज आइसोमेरिज्म हमेशा शो की जाती है सिर्फ और सिर्फ उन लिगेंड के साथ जो एम्बिडेंटेट हो, एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब एम्बिडेंटेट के केस में आपके सिलेबस में अगर हम देखें तो दो ही लिगेंड दिए हैं, एक तो है नाइट्राइड और दूसरा है थायोसाइनाइडो, ये दोनों लिगेंड ही पॉसिबल हैं। तो दैट्स वाई ये तो ऑप्शन गया। फिर आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 सिमिलर लिगेंड्स हों, यानी कि लिगेंड्स क्या हों, दो से ज़्यादा हों। सबसे जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फॉर्मूला है ये आपको ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है, लेकिन कभी भी MA5 MA6 ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, और यहाँ पर भी MA5 और B जैसा कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो यहाँ तो ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस ही अलग होता है, तो ये आइसोमेरिज्म इसमें फिर से पॉसिबल नहीं होगी। अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि अगर तुम किसी दो सॉल्ट जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, जैसे अगर हम इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, लेकिन अगर हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होने के बाद देगा Br और ये देगा SO4। ये सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशनल आइसोमेरिज्म के बेसिस पर ही एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिखेगी। ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू सी कि यहाँ पे जर्शन में बोला है कि फॉर ए डैनियल सेल, किसी डैनियल सेल के अंदर, अगर हम डैनियल सेल की बात कर रहे हैं तो किसी डैनियल सेल के अंदर जो हमारा ये सेल नोटेशन है, इसमें ई सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट है। द एप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1, यानी कि बाहर से जो पोटेंशियल लग रहा है अगर वो 1.1 से ज़्यादा हुआ तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड होगा। ऑफ कोर्स अगर कम होता है तो हमेशा एनोड से कैथोड होता है, और अगर ज़्यादा होगा तो कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो ये बात ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि जिंक इज़ डिपोजिटेड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिंक डिपोजिट होती है एनोड पर और कॉपर डिज़ोल्व होती है एट कैथोड। लेट्स से
हम इन ऑप्शंस को देखते हैं एक बार ध्यान से। ये दोनों की बात ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। गलत। ये दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं, थोड़े से अलग अलग हैं, बिकॉज दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक, दूसरा है कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, इट इज़ करेक्ट अगर हम बात करें, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्लियरली बी। ठीक, देखो ये बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सिमिलर नज़र आते हैं और इस लुक्स लाइक कि ये एक्सप्लेनेशन पक्का होगा, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बड़ा है तो उनकी डिमांड भी थोड़ी बड़ी होगी। ओके, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की रिएक्शंस होती हैं और वो कब फास्टर होंगी और कब स्लोअर होंगी। अगर आप इस पहले वाली ग्राफ को देखो आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं जिसमें ग्राफ रीडिंग आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो एम है उसके लिए है। ठीक, इन्होंने बनाया है कि यहाँ से ग्राफ यूँ गया तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम इज़। ठीक, तो पहला ये एम के लिए है। दूसरा इन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसमें इस साइड में रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ गए और इस साइड में एनर्जी। एंड व्हेन यू सी कि यहाँ पे रिएक्टेंट से पहले यूँ जाएंगे फिर यूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा और ये बनेगा मेरा रिएक्टेंट। ठीक, पहली चीज़ इन्होंने बोला रिएक्शन एम इज़ फास्टर एंड लेस एक्सोथर्मिक देन रिएक्शन एन। तो देखें इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो ये आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो ये आ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये कह रहे हैं लेस एक्सोथर्मिक इसकी कंपेयर में, तो इसकी कंपेयर में ये लेस एक्सोथर्मिक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर रिएक्शन एम इज़ स्लोअर, तो रिएक्शन स्लोअर नहीं है क्योंकि देखिए सिर्फ एक स्टेप में, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेप लग रहे हैं, तो दैट्स वाई ये स्लोअर नहीं होगी। एंड लेस एक्सोथर्मिक देन एन, ये भी गलत हो गया। आगे बात करते हैं कि m इज़ फास्टर, ऑफ कोर्स m फास्टर है किसकी कंपेयर में, n की कंपेयर में। एंड मोर एक्सोथर्मिक, ऑफ कोर्स मोर एक्सोथर्मिक, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि मोर एक्सोथर्मिक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी। ठीक, कमेंट्स बॉक्स में आप बोल सकते हैं अपने ऑप्शन को, अपने क्वेश्चंस वगैरह को, या फिर जैसे आप मुझको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक, मेराज ईमेल से बेटर है कि आप वैसे ही कांटेक्ट करें, वो बेहतर रहेगा। ठीक, हम कमेंट्स में मैं मैसेज वगैरह देख लूँगा। ठीक, मेरे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं ईमेल्स वगैरह चेक करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।